नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आपका स्वागत करता हूं अपने पाइथन ट्रेंड्स चैनल पे। कि आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का फंक्शन वाला चैप्टर उठाएंगे जो कंप्यूटर साइंस में है कि पाइथन में हम लोग फंक्शंस कैसे यूज करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फंक्शन है क्या। पाइथन का जो प्रोग्राम हम लोग 11th में पढ़े थे सारे के सारे, तो आपको ध्यान होगा कि हम पाइथन के लिए जो वेरिएबल है वो इस तरीके से लेते थे, a = 10 और b = 20, फिर c = a + b लिखते थे और प्रिंट करते थे हम लोग। ये प्रिंट का जो ये इस तरीके से लिखते थे और यहाँ पर हम लोग देते थे द सम इज, फिर डबल कोट्स देके c, इस तरीके से जो हम लोग देते थे। तो ये क्या है एक्चुअली दिस प्रिंट? व्हाट इज दिस प्रिंट? दिस प्रिंट इज अ फंक्शन जो कि पहले से बना बनाया है पाइथन के अंदर। तो ये फंक्शन कैसे है? फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो इस तरीके से ब्रैकेट्स के साथ में रहते हैं। इन ब्रैकेट के साथ में फंक्शन का नाम होता है। मान लीजिए जैसे SQRT फंक्शन था आपका, स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस तरीके से आप फंक्शन देते थे। फंक्शन को लिखने के लिए आप इस SQRT के साथ में इस तरीके से कोई भी वैल्यू पास करते थे इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये कहलाता है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है कि एक जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें आपने जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की खासियत होती है कि इसमें जितनी भी लाइनें हैं वो ऑटो एग्जीक्यूटेबल होती हैं। जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे ये एक लाइन से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। बीच बीच में क्या होता है कि हम लोग फंक्शन, एक ही फंक्शन है मान लो x नाम से, फिर ऐसे 3-4 लाइन आई, फिर वही फंक्शन आया x नाम से, फिर कोई 3-4 लाइन, फिर एक नाम से x फंक्शन आया। तो ये जहां जहां हम इस x फंक्शन को कॉल करेंगे वो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। वो किसी और जगह लिखा हुआ या इसी प्रोग्राम में लिखा हुआ वो यहां पर आकर कॉल होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एक छोटा सा सब प्रोग्राम होता है जो जरूरत पड़ने पे, कॉल करने पे उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी लिखी है उसको वो फुलफिल करेगा। तो एक कह सकते हैं कि फंक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्मॉल प्रोग्राम विच कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। अगर हमें उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है देन वी हैव टू कॉल दैट फंक्शन इनटू अवर प्रोग्राम। यानी ये फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको हमें अगर एग्जीक्यूट करना है तो इसको कॉल करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने फंक्शन, आपने मान लीजिए SQRT, आपने इंपोर्ट मैथ, आप लोगों ने ध्यान होगा कि आप लोग इंपोर्ट मैथ करते थे, एक मॉड्यूल उठाते थे। तो इस मैथ मॉड्यूल के अंदर क्या होता था कि फंक्शन होता था, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं उनके फंक्शंस होते थे। फिर आप क्या करते थे कि आपने x = math.sqrt नाम से एक फंक्शन होता था, math.sqrt, और उसके अंदर मान लीजिए आपने 16 दे दिया और जब आप प्रिंट करते थे x की वैल्यू तो आपको मिलता था आंसर में, आपको आंसर मिलता था 4। तो ये जो math.sqrt है, मैथ तो आपका मॉड्यूल हो गया, उस मॉड्यूल के अंदर जो ये sqrt नाम से फंक्शन लिखा होगा, इस .py math.py फाइल में ये फंक्शन लिखा होगा। जब भी हमें SQRT की जरूरत पड़ेगी हम इसको मैथ के मॉड्यूल को कॉल करेंगे और इस फंक्शन को ऐसे यूज कर लेंगे। तो जो फंक्शन को कॉल करने का तरीका है वो इस तरीके से है कुछ। तो अगर हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। जो अभी मैंने आपको बताया, यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन। आप इसमें इस फंक्शन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज दे सकते हैं जिन्हें हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, और ये फंक्शन उन डेटा के ऊपर काम कर सकता है, उन पैरामीटर के वैल्यूज के ऊपर काम कर सकता है। अ फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। जैसे आपने SQRT फंक्शन देखा, जैसे 16 पास किया था, 16 का SQRT निकाल के उसने रिटर्न किया और x में डाल दिया था, तो ये काम भी हमारा फंक्शन कर सकता है। फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो हम फंक्शन देते हैं वो किस तरीके से हमारा जो फंक्शन रहता है वो लिखा जाता है। फंक्शन को यूज करते हैं हम लोग डेफ कीवर्ड से, दिस डेफ कीवर्ड। अभी हम देखेंगे कि डेफ कीवर्ड क्या होता है। फिर हम फंक्शन का नाम देते हैं, फिर हम इसके अंदर पैरामीटर्स की लिस्ट देते हैं, फिर हम इसकी डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं। मतलब अगर इस फंक्शन के बारे में बताना है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है तो हम डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं विच इज नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। फिर हम यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स लिख देते हैं जो हमें इस फंक्शन के कॉल करने पे एग्जीक्यूट करवाने हैं। आपको जैसे ध्यान होगा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था कि एक fx बनाते हैं हम लोग, और fx = अगर हम लोग कुछ भी 6x स्क्वायर रख लें तो फंक्शन में जब भी हम 1 पास करेंगे तो इसका मतलब होता था 6 × 1 × 1 यानी कि 6।
फंक्शन में अगर हम 2 पास करें तो दिस 2 विल बी रिप्लेस्ड विद x, तो x विल बी रिप्लेस्ड विद 2, तो इसके लिए हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24। तो एक्चुअली ये इसका पैरामीटर हो गया। ये फंक्शन क्या करता है वो ये लिखा हुआ है। तो अगर हमें इसे मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हमें इस तरीके से डिफाइन करना हो कि हमने कहा डेफ फंक्शन का नाम, पैरामीटर, डॉकस्ट्रिंग और फिर उसके स्टेटमेंट जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं, अगर इसी फंक्शन को हमें ऐसे बदलना हो पाइथन में तो हम किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका होगा हमारा डेफ फंक्शन का कुछ भी नाम दे दीजिए। फंक्शन का नाम हम मान लीजिए दे देते हैं XYZ, एक फंक्शन का नाम हमने दे दिया, ठीक है। इसको जरा बंद करता हूं। फंक्शन में पैरामीटर हमको पास करना है x, ये पाइथन के हिसाब से मैं चल रहा हूं, कोलन। फिर इस x का करना क्या है? आप एक y ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, RES ले लीजिए, रिजल्ट के लिए RES ले लीजिए, इक्वल टू 6 इंटू x, ऐसे आप पाइथन में लिखेंगे और फिर इसकी वैल्यू को आप रिटर्न कर देंगे। यहां पर रिटर्न एक फंक्शन लिखेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट विच विल रिटर्न RES। इसको आप बिना इसके ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हो, दोनों आपके रन करेंगे। तो जब भी आपको इस XYZ को कॉल करेंगे कुछ वैल्यू के साथ, तो ये रिटर्न करेगा आपको ये वैल्यू। तो आपने मान लो यहां पर एक लिया a इक्वल टू XYZ और इसमें पास कर दिया 3, और जब आप प्रिंट a करेंगे तो आपको इसका कैलकुलेशन मिल जाएगा 3 या 9 54, यानी कि आपको आंसर मिल जाएगा 54। तो इस तरीके से ये बनाया मैंने फंक्शन जो आपने अभी देखा था। तो आपने जो अभी सिंटैक्स ऑफ फंक्शन देखा, सिंटैक्स के हिसाब से डेफ फंक्शन का नाम XYZ, उसमें पैरामीटर पास किया, जो आपका ये पैरामीटर है वो हमने पास किया x। फिर हमने डॉक स्ट्रिंग नहीं लिखी, इसमें मैंने डॉक स्ट्रिंग नहीं लिखी। यहाँ पर हम चाहें तो डॉक स्ट्रिंग लिख सकते हैं कि ट्रिपल कोट्स में दिस फंक्शन विल कैलकुलेट 6x², ये लिख सकते हैं हम इसमें। फिर हमने रिजल्ट निकाला RES और ये इसका जो फंक्शन का जो काम है वो किया। फिर इसने रिटर्न किया RES को और उसने कैलकुलेट करके आपको ये 54 दे दिया। यानी इस फंक्शन के डेफिनेशन के मतलब जो स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, उसके हिसाब से मैंने आपको एक फंक्शन पाइथन का लिखकर दिखाया। तो अब हम लोग सेम प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं, जहां पर मैं इस साइड में प्रोग्राम लिखूंगा और इस साइड में आपको आउटपुट दिखेगा। तो सीन चेंज करता हूं मैं, यहां पर आपको आउटपुट दिखेगा और यहां पर मेरा आपको प्रोग्राम दिखेगा। तो मैं अब वही फंक्शन वाला प्रोग्राम जो अभी मैंने जस्ट आपको लिखकर दिखाया था वो मैं अब बनाकर दिखा रहा हूं। डेफ फंक्शन का नाम मैंने बनाया था XYZ, ब्रैकेट के अंदर मैंने दिया था x और इसकी जो मैंने वो लिखा था मैंने RES इक्वल टू जो फंक्शनलिटी है वो 6 इंटू x, मतलब इसमें जो भी x की वैल्यू आएगी वो अपना स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई करके यहां से रिटर्न करेगा। तो रिटर्न के लिए मैंने लिख लेता हूं रिटर्न RES और ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। अब इस फंक्शन के बाद हमको इस फंक्शन, क्योंकि अगर मैं इसको रन करूं तो ये ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा, ये मैंने इसको सेव किया और इसको अगर मैं रन करने की कोशिश करूं तो इट विल डू नथिंग, क्योंकि हमारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो फंक्शन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता। अभी मैं आपको फ्लो ऑफ कंट्रोल दिखाऊंगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस XYZ को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए मैं चाहे तो ऐसे लिख लूं, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर द आंसर इज और कॉमा करके और XYZ फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर लूंगा और यहां पर कोई भी एक वैल्यू दे देता हूं, मान लीजिए 4 दे दिया मैंने, और इस तरीके से मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा। तो आपको यहां पर प्रिंट होकर मिल जाएगा द आंसर इज 96। देखिए आप यहां पर आंसर इज आपको 96 मिल गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर मैं सिर्फ 4 को दे रहा हूं और जो वैल्यू है मेरी वो किसी भी चीज के लिए होनी चाहिए। तो बस मुझे यहां पर क्या होना चाहिए कि एक इनपुट ले लेते हैं, a इक्वल टू इंट इनपुट। ये तो आप सब लोग 11th में पढ़ ही चुके हैं। इंट इनपुट क्या है, एंटर अ नंबर, और ये मैंने ब्रैकेट बंद किया और फिर इसके अंदर मैं 4 की जगह क्या पास कर दूंगा, a पास कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि हमारा जो a है, दिस द वैल्यू ऑफ दिस a विल बी शिफ्टेड टू x। इस a की वैल्यू इस x के पास चली जाएगी और आपको एक नंबर मांगेगा, क्योंकि मैंने यहां पर a इक्वल टू ये दिया है तो इसलिए आपसे ये नंबर यहां पर मांग रहा है। अब मैंने मान लो नंबर 5 दे दिया इस बार और एंटर किया तो आपको फिर आंसर इज 150 मिल गया। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन काम करता है।
अब इस फंक्शन को मैं चाहे जितनी बार कॉल कर लूं वो काम करेगा, मुझे बार बार ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट क्या करूंगा, सिर्फ इतने हिस्से को कॉपी कर ले रहा हूं, यहां से पेस्ट, फिर पेस्ट। देखो अलग अलग वैल्यू में इनपुट लूंगा और अलग अलग इनपुट के बाद आपका फंक्शन 4 बार कॉल हुआ, लेकिन आपको हर बार देखिए ये 6 इंटू एक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ फंक्शन कि हम एक बार कोई फंक्शन बना ले, हम उसको चाहे जितने बार यूज कर सकते हैं, हमें उतना कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। अभी तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन का कोड है, लेकिन फंक्शन कई लाइन्स के होते हैं, उतने लाइन्स हमको बार बार नहीं लिखने होते। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा रहा हूँ, सेव किया, रन किया, तो 1 नंबर मांगा, आपकी पहले दिया 2 का आंसर दे दिया इसने, फिर दिया 3 का आंसर दे दिया, फिर दिया 4, इसने 4 का आंसर दे दिया, फिर दिया 20, तो इसने 20 का आंसर दे दिया। इस तरीके से ये हमारा मतलब फंक्शन काम करता है। मल्टीपल टाइम्स इसको एक बार बनाने के बाद मल्टीपल टाइम्स इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मींस एडवांटेज ऑफ फंक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ सम कोड which cannot be executed automatically. If we want to execute this function, this functionality, we have to call it like this. When we call this function will work. तो इसका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल रहता है ये हम लोग आखिरी मतलब थोड़ा सा देर बाद इसको देखते हैं, अभी तब तक हम लोग इसी पे स्टिक रहते हैं। तो आपने देखा ये सिंटेक्स क्या होता है। अब इसके हम एक एक बारीकी को समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो उसको समझने के लिए हम जरा इस वाले कोड पर आ जाते हैं। ये जो कोड आप देख रहे हैं ये सिंपली आपको समझाने के लिए इस तरीके का ये सेटिंग की गई है कि सबसे पहले जो डेफ है, दिस इज अ कीवर्ड, और इसी कीवर्ड की वजह से कोई भी नाम हम जो इसके आगे लिखते हैं वो फंक्शन बनने के लायक होता है। वो फंक्शन बनाने का जो काम है वो डेफ कीवर्ड ही करता है। दिस एड इज योर फंक्शन नेम, आप देखिए यहाँ पर फंक्शन नेम लिखा हुआ है, दिस एड इज योर फंक्शन नेम। ये ब्रैकेट के अंदर जो हमने x, y दिया है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था उसमें जो x पास किया था दैट वाज योर पैरामीटर, यहां पर भी ये पैरामीटर है, दिस इज योर पैरामीटर। यहां पर आर्गुमेंट लिखा है, दिस इज नॉट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कहीं और यूज होता है, अभी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप इस आर्गुमेंट की जगह आप इसको पैरामीटर मान लीजिए, यू कट दिस आर्गुमेंट और इसको मान लीजिए आप इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं पैरामीटर। ठीक है, तो ये फंक्शन को डिक्लेयर करते समय पैरामीटर हो गए। फिर हमने इसके अंदर की जो फंक्शनैलिटी है उसको लिखा और उसके बाद हमने रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया x+y। ठीक है, तो दिस विल बी योर फंक्शन कोड, मींस दीज 2 लाइंस विल बी योर फंक्शन कोड। दिस कोलन, आप इस कोलन को देखिए, दिस कोलन यहां फंक्शन की डेफिनेशन का जो हेडर है वो खत्म हो रहा है, और इस कोलन के बाद आप देखिए थोड़ा सा गैप देके यहां पर आया हुआ है, यानी कि इसका मतलब दिस डेफ हैज इट्स ओन ब्लॉक। इसने अपने ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, यानी इस इंडेंटेशन में हम जो कुछ लिखते चले जाएंगे दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन ओनली। तो कोलन जहां से हम लगाते हैं, चाहे लूप में लगाएं चाहे किसी में भी, उसका अपना एक ब्लॉक बनता है। तो इसने कोलन ने क्या किया, यहां से हमारे फंक्शन का हेडर शुरू किया और हमारा ब्लॉक शुरू कर दिया। उसके बाद जब तक हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे देंगे तब तक हम अपने अगली लाइन में नहीं आएंगे। और दिस इज योर फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट, ये जो भी कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू निकलेगी उसको ये यहां से फेंकेगा, जिस जगह कॉल किया गया इस फंक्शन को वहां पर वो वैल्यू को थ्रो करेगा। अब वहां कैच कैसे होगा ये भी हम लोग देखते हैं, ये भी हमारा इसका मतलब वो मैटर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि जो पैरामीटर और जो आर्गुमेंट है उनमें क्या डिफरेंस है। तो पैरामीटर इज अ वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। मतलब आप ही देखिए, ये जब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो जब ये है तब इनको हम कहेंगे पैरामीटर, नॉट आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट तब कहलाते हैं जब हम उनको कॉल करते समय जो वैल्यूज देते हैं वो हमारे आर्गुमेंट कहलाते हैं। द आर्गुमेंट इज द वैल्यू दैट इज सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। तो अब इसके लिए आप क्या करिए, यहां पर हम लोग इस सीन में आते हैं। इस सीन में देखिए, इस समय जो x है दैट इज योर पैरामीटर, और इस समय जो मैं इसमें a पास कर रहा हूं, दिस a व्हेन एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन इट इज नोन एज आर्गुमेंट। समझ है चीज की, लेकिन हमने उसके 2 सेगमेंट बना दिए कि जब हम डेफिनेशन में बात करेंगे तो पैरामीटर कहेंगे, और जब हम कॉलिंग के समय जो पैरामीटर में देंगे कॉल करते समय दैट विल बी द आर्गुमेंट। तो यहां इस डेफिनेशन से आप पैरामीटर और आर्गुमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे फंक्शन में टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो फंक्शन के जो टाइप हैं वो इस तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन
यूजर डिफाइंड हो सकता है जो हम खुद लिखते हैं, बिल्ट इन हो सकता है जैसे मैंने SQRT की बात की या प्रिंट फंक्शन की बात की या इंट फंक्शन की बात की या इनपुट फंक्शन की बात की, दीज ऑल आर बिल्ट इन फंक्शंस। कुछ हमारे लैम्बडा फंक्शंस होते हैं जो आप ये देख रहे हैं ना, ये लैम्बडा फंक्शन, लैम्बडा फंक्शन अभी हम आपको बताएंगे अगले कुछ क्लासेस में आपको लैम्बडा के बारे में समझाएंगे। दीज आर लाइक मैक्रोज, इनमें हम फंक्शन का नाम नहीं देते लेकिन फंक्शनैलिटी दे देते हैं। लैम्बडा के साथ हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो फंक्शनैलिटी हमको वापस मिल जाती है, बट वी विल नॉट नेम दैट फंक्शन, अ पर्टिकुलर नेम टू दैट फंक्शन। ये हमारे लैम्बडा होते हैं। आपके लिए इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। और रिकर्सिव फंक्शन वो होते हैं जो फंक्शन अपने आप को खुद को कॉल करते रहते हैं, अपने अंदर अपने आप को ही कॉल करें, तो वो रिकर्शन कहलाता है। और ये रिकर्शन अभी आपके 12th के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम इसकी चर्चा इस पूरे अध्याय में नहीं करेंगे। दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस। अभी इस साल के लिए 2020 और 21 के लिए इसको सिलेबस से हटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है। तो हम पहले बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस की। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं कि जो कंपाइलर यानी कि पाइथन के कंपाइलर के अंदर बने बनाए फंक्शन होते हैं, वो ना तो किसी मॉड्यूल में होते हैं, वो पाइथन के अंदर होते हैं, पाइथन के कंपाइलर के अंदर होते हैं, पाइथन के सेटअप के अंदर होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। जैसे आपने इंट फंक्शन आप लोग यूज करते होंगे, इसे हम टाइप कन्वर्जन फंक्शन भी बोलते हैं, इंट। अब होता क्या है कि आप जब इनपुट लेते हो तो आपको पहले भी बता चुका हूं, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। अब आपने मान लीजिए 11 दिया, तो ये 11 एज अ स्ट्रिंग जाएगा वहां। अगर आप सिर्फ इनपुट 11 करके और इनपुट 12 करके अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपको 11 और 12 मिलेगा, एक ऐसे करके 11 और 12 एक लाइन में, क्योंकि ये इंटीजर की तरह बर्ताव नहीं करेंगे। इनको अगर इंटीजर की तरह बर्ताव करवाना है तो हमको लिखना पड़ेगा इंट 11, डबल कोट्स के जो 11 है वो इस तरीके से आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये इंट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में अगर कोई न्यूमेरिक है, अगर न्यूमेरिक फॉर्म में आपकी स्ट्रिंग है, उसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। हियर आर सम योर बिल्ट इन फंक्शंस, इंट, str, फ्लोट, ये हमारे टाइप कन्वर्जन के जो फंक्शंस हैं, इन बिल्ट इन फंक्शंस है वो हैं। फिर कुछ हमारे इनपुट फंक्शन होते हैं, जैसे आपने इनपुट एंटर द नेम आप लोग यूज करते हैं ना, इनपुट फंक्शन, दिस इज योर बिल्ट इन फंक्शन, जो हम लोग अभी तक 11th से यूज करते चले आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ इवेल करने वाले, मतलब उनकी वैल्यूज को चेंज करने वाले इवेल फंक्शन है। जैसे ये 10 प्लस 45 प्लस 10 लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, लेकिन जब इवेल लगे होने की वजह से ये जिस फॉर्मेट का ये आंसर आएगा उसी फॉर्मेट में आपको रिटर्न कर देगा, यानी 55 रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ 10.5 लिखा होता तो ये इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता। इस तरीके से ये हमारे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। कुछ बिल्ट इन फंक्शन आपको यहाँ पर देखिए दिखाए गए हैं, मिन, मैक्स, एबीएस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, मतलब अगर प्लस है तब भी प्लस कर देगा, माइनस है तब भी माइनस कर देगा। ये दिए गए लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू को निकालेगा, ये दी गई लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यूज को निकालेगा। ये सारे के सारे फंक्शन यूज करने के लिए हमें कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। दैट्स व्हाई दीज फंक्शन आर नोन एज बिल्ट इन फंक्शंस। अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। यूजर डिफाइंड फंक्शन, अभी मैंने आपको एक फंक्शन बनाकर दिखाया था, जो 6x² वाला जो था वो एक्चुअली यूजर डिफाइंड फंक्शन था। अगर आप उस यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो हम लोग इस सिंटेक्स के हिसाब से चलेंगे और कुछ फंक्शंस बनाकर देखते हैं। तो इस सिंटेक्स में दो चीजों पे हमारा फंक्शन बहुत डिपेंड करता है, इन पैरामीटर्स पे यानी आर्गुमेंट पैरामीटर्स पे, और इस रिटर्न वाले जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर। तो इस हिसाब से देखे जाए तो हमारे फंक्शन 4 तरीके के हो सकते हैं। अगर मैं पैरामीटर की बात करूं और रिटर्न टाइप की बात करूं, रिटर्न वैल्यू के हिसाब से, तो ये फंक्शन हमारे 4 तरीके के हो सकते हैं कि नो पैरामीटर नो रिटर्न, नो पैरामीटर बट रिटर्न, पैरामीटर बट नो रिटर्न, और उनमें पैरामीटर भी है और रिटर्न भी है। तो हम एक ही फंक्शन को कई तरीके से इन चारों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन हम किस लिए यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से हम इनमें से डिसाइड करेंगे कौन सा फंक्शन हमको लेना है। तो एक एक फंक्शन हम लोग खुद बनाकर देख लेते हैं, कौन सा रिटर्न टाइप है, कौन सा नॉन रिटर्न टाइप का है। तो हम लोग अपने सीधे इस स्क्रीन पर आते हैं। इस स्क्रीन पर आते हैं। इस स्क्रीन में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम चारों तरीके से बनाकर देखेंगे। ठीक है, जो अभी मैंने 4 टाइप आपको बताए थे उन चारों तरीके से बनाकर देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाता हूं, सिंपल सा एडिशन के लिए। तो मैंने लिखा डेफ, कीवर्ड यही है।
फंक्शन का नाम मान लीजिए मैंने दिया ऐड, और इसके अंदर अभी मैंने कोई वैल्यूज नहीं दी। जब कोई वैल्यूज नहीं दी तो मुझे कौन से नंबर जोड़ने हैं, वो नंबर मुझे इसी फंक्शन के अंदर इनपुट लेने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा a इक्वल टू इंट इनपुट, ये देखिए आपके बिल्ट इन फंक्शन यूज हो रहे हैं यहाँ पर, एंटर फर्स्ट नंबर, ये आपने पहला इनपुट लिया। फिर आपने कहा कि मैं दूसरा इनपुट लूंगा, इसको मैं कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ दूसरा नंबर, और यहाँ पर लिख देता हूँ b, और यहाँ पर एंटर सेकंड नंबर कर देता हूँ ताकि आपका मैसेज कंफ्यूजन में ना रहे। ठीक है, और नंबर के बाद में थोड़ा सा एक स्पेस दे देता हूँ यहाँ से ऐसे करके, ताकि जब आपका नंबर इनपुट ले तो ये थोड़ा सा स्पेस आपको देगा। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर को जोड़ना है मुझे, तो मैं लिखूंगा c इक्वल टू a प्लस बी, ये सिंपली लिख दिया मैंने। और इस नंबर को चूंकि मैं रिटर्न नहीं करना चाहता, मैं अभी पहले टाइप का बना रहा हूँ, नो आर्ग्यूमेंट मीन्स नो पैरामीटर नो रिटर्न, तो मैं यहीं पर इसको प्रिंट कर लूंगा, द सम इज सी। ये तो क्या हुआ कि इस फंक्शन ने, जब हमने इसके पैरामीटर को कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो इसने खुद इनपुट ली वैल्यू, और चूंकि हम इसमें से कोई जो आंसर आपका सी में आ रहा है उस सी को हम यहां से थ्रो नहीं कर रहे हैं, तो प्रिंट भी फिर यहीं करना पड़ेगा। अगर थ्रो नहीं कर रहे हैं तो प्रिंट हमको फिर यहीं करना पड़ेगा। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। ये देखिए नीचे इस तरफ आपका जो नंबर मांग रहा है, क्या गड़बड़ाई, हाँ अभी मैंने इसको रन तो कर दिया, किया कुछ नहीं इसने, बोलिए क्यों नहीं किया। आप गौर से देखिए, मैंने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया लेकिन उस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो फंक्शन को कॉल करना भी बहुत जरूरी है, फंक्शन कॉलिंग इज मस्ट। तो अब आपको क्या करना है, चूंकि इनपुट इस फंक्शन ने ले ही लिया, आउटपुट इस फंक्शन ने दे ही दिया, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस ऐड फंक्शन को कॉल करना है और रन कर लेना है। अब ये आपसे नंबर मांगेगा, आपने 12 और 23 दिया, तो देखिए आपको ये इसने 35 यहां पर रिटर्न भी कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन चल रहा है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस ऐड को अब आप चाहे जितने बार यहां पर यूज कर लो, वेट, इस ऐड को मैं चाहे जितने बार यहां पर यूज कर लूं ऐसे, तो वो उतने बार आपका रन होगा। देखिए अब यहां पर ये अलग अलग वैल्यूज आपसे मांगेगा। ये देखिए यहां पर आकर ये यहां से नंबर मांग रहा है आपसे, आपने पहले दिया 12 23, फिर दिया 34 45, सबका देखिए आंसर दे रहा है, फिर 56 और 67 इनको भी जोड़ के दे दिया। मतलब आपने 3 बार फंक्शन को कॉल किया तो इसने 3 बार उसको एग्जीक्यूट किया। एक बार लिखे गए कोड को 3 बार देखिए हमने एग्जीक्यूट कर लिया जस्ट बाय कॉलिंग दिस फंक्शन नेम। अब इसी फंक्शन में हम चेंज करते हैं। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अब बनाते हैं पैरामीटर विद नो रिटर्न। जब पैरामीटर हम दे रहे हैं यहां पर a और b, कुछ भी a, b आप यहां पैरामीटर दे रहे हैं, तो फिर इनपुट यहां लेने की जरूरत नहीं है। दिस इनपुट विल बी टेकन आउटसाइड दिस फंक्शन। इस इनपुट को हम यहां पर लेंगे, ठीक है। और चाहो तो हम एक ही नाम भी ले सकते हैं और हम चाहे तो अलग अलग नाम भी ले सकते हैं। अभी मैं आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं अलग अलग नाम ले लेता हूं। ये ए बी को मैंने अलग रखा और ये एक्स वाई को मैंने अलग कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो अभी आपको। हम ये दोनों नाम और ये नाम दे सकते हैं, एक ही दे सकते हैं। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि जो यहां पर देना वो यहां पर देना, ऐसा कुछ नहीं है। इनका रेफरेंस, ये दोनों एक ही मेमोरी रेफरेंस को एक्चुअली इंगित कर रहे हैं, तो हम यहां पर दूसरा नाम दे सकते हैं। तो जब हमने इनपुट यहां लिया है इस जगह पर, तो अब हमने क्या करना है, c इक्वल टू a प्लस बी हो गया। इस प्रिंट को थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं, ये ऐसे अलाइनमेंट जरूरी है। अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो फिर ये वाला स्टेटमेंट इस फंक्शन का पार्ट नहीं होता। क्योंकि मैंने उधर से कट किया इसलिए थोड़ा सा अलाइनमेंट हमारा बिगड़ गया था। अब मुझे ऐड फंक्शन को कॉल करना है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, सिंपली x, y को पास कर दूंगा और नीचे वाले अभी मैं हटा देता हूं। तो ये इस तरीके से जब पैरामीटराइज फंक्शन होता है तो हमको आर्गुमेंट यहां से पास करना जरूरी होता है, और आर्गुमेंट पास करने के लिए पहले हमको इनपुट लेना पड़ेगा। तो यानी कि जब हम पैरामीटर देते हैं तो इनपुट हमें फंक्शन के बाहर करना होता है कहीं पर भी, फिर वहां से हम आर्गुमेंट के फॉर्म में लेकर आते हैं। अब इसको मैं रन करूंगा तो इसने आपसे नंबर पूछा, कुछ भी आप दे दीजिए, 34 45, ये 79 दे दिया आपको ये आंसर। ये देखिए इस तरफ 79 आपको आंसर प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा पैरामीटराइज बट नो रिटर्न टाइप। अब हम लोग बनाएंगे अगेन नॉन पैरामीटराइज्ड बट रिटर्न टाइप।
तो नॉन पैरामीटराइज के लिए क्या करना है आपको, सिंपली ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वाले इनको यहां से कट कर लेना है, यहां पर पेस्ट करना है, ये इसको भी यहां ले आओ, इसको भी यहां, हाँ लेकिन हम यहां से इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम यहां से इसको रिटर्न करेंगे सी को। तो जब हम रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं तो वो फंक्शन क्या करता है, उस कैलकुलेट की हुई वैल्यू को यहां से थ्रो करता है। अब इसको कॉल करने का तरीका देखते हैं। फाइन, तो कॉल करने के तरीका के लिए देखिए, जब ये यहां से वैल्यू को थ्रो करेगा, यहां से तो थ्रो किया, लेकिन जहां हम इसको कॉल कर रहे हैं वहां पर ये वैल्यू थ्रो करेगा, तो कोई ना कोई कैच करने वाला चाहिए यहां पर। तो हमने यहां पर एक कैच करने के लिए ले लिया कुछ भी, एक g इक्वल टू ऐसे ले लिया, एड एक्स कॉमा वाई ना करके, क्योंकि हमको यहां से पैरामीटर नहीं देना है, चूंकि हम यहां से पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, इस ए बी को यहां से हटाते हैं, ठीक है, और यहां ए बी की जगह कर देते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और ये इस तरीके से होगा, और यहां पर भी फिर हमको पैरामीटर नहीं देना है, बस हम g इक्वल टू एड को कॉल कर लेंगे, है ना। तो एड में चूंकि पैरामीटर नहीं है तो वो 2 नंबर यहीं खुद इनपुट लेगा, जोड़ेगा और यहां से वैल्यू थ्रो करेगा, जिसको कैच कौन कर लेगा, जी। अब इस जी की वैल्यू को, क्योंकि अभी तक हमने कहीं पर भी देखिए प्रिंटिंग नहीं करवाई है, तो इस प्रिंट में हम जी की वैल्यू को रखेंगे, द सम इज जी। अब हम इसको रन करते हैं, अब हम फिर कोई भी वैल्यू दे देते हैं 78, 89, आपको ये जोड़ के दे देगा 167। तो अब समझ गए आप लोग कि हमने पैरामीटर नहीं दिया तो इनपुट अंदर लेना पड़ा, रिटर्न यहां से जब थ्रो कर दिया तो हमको जो कॉल करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदलना पड़ा, किसी न किसी के साथ इक्वल करके हमको कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज एड इज थ्रोइंग सम वैल्यू विच हैज टू बी कैच्ड बाय सम अदर वेरिएबल एंड आफ्टर दैट वी विल प्रिंट दैट वेरिएबल। ये हमारा तीसरा कैटेगरी का फंक्शन हो गया। और चौथी कैटेगरी का जो फंक्शन है उसमें मैंने बताया था कि पैरामीटर भी होगा और रिटर्न टाइप भी होगा। तो पैरामीटर और रिटर्न टाइप के लिए क्या करना है आपको, यहां पर पैरामीटर आप दे दीजिए x, y और इनको यहां से उठा लीजिए कट करके और यहां प्रिंट आप कर लीजिए इनको ऐसे x, y और g इक्वल टू एड x, y की वैल्यू जो हम यहां ले रहे हैं उसको यहां से पास करना पड़ेगा, क्योंकि वो x जो आपकी ये x और y की जो वैल्यू है, ये वाली x और y की वैल्यू वो यहां से थ्रो होकर, मतलब यहां से एक्स वाई की वैल्यू इस एक्स वाई में जाएगी, वो जुड़ेंगी, सी का वैल्यू प्रिंट ना होकर यहां से थ्रो होगा, जिसको कैच कर लेगा जी, और जी को हम यहां पर ऐसे प्रिंट करा लेंगे। अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा आउटपुट वाला शॉर्टकट चल गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, कोई बात नहीं। जो हमारा आउटपुट है इसको हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ये अब आपको आउटपुट यहाँ पर सही दिखाई देगा। इसको मैंने सेव किया, प्रिंट किया, तो आपको देखिए यहाँ पर आउटपुट दिख रहा होगा, है ना। ये आउटपुट को थोड़ा सा और छोटा कर लूँ यहाँ से, ये अब सही आपको दिख रहा होगा। ये आउटपुट हमारा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर नंबर दूंगा कुछ भी 100, 200, ये देखिए नीचे मैंने नंबर दिए, तो इसका आंसर कितना दे दिया इसने, 300। तो इस तरीके से हम अपना जो ये आउटपुट है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। जो हमारा प्रोग्राम है उसको इस तरीके से लिखते हैं और हम लोग को जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाता है। ये हमारा फंक्शन का चौथा तरीका हो गया, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट दिया और रिटर्न स्टेटमेंट लिया। इस तरीके से हम फंक्शन को तैयार करते हैं अपने। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको हम कितने तरीके के पैरामीटर्स हम दे सकते हैं, कितने तरीके के पैरामीटर हमारे हम फंक्शन में प्रयोग करते हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है हमारा पोजिशनल आर्गूमेंट। पोजिशनल आर्गूमेंट मैंने इस जगह पर ऐसे आपको समझा के रखा हुआ है, ये देखिए, These are the arguments which are passed in correct positional order in function। हमने इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑर्डर में हमारा फंक्शन लिखा होता है उसी ऑर्डर में हम उसको पैरामीटर्स पास करते हैं। इस वाले फंक्शन में आप देखिए गौर से जरा कि एक सब्ट्रैक्ट नाम से फंक्शन है, a, b दिया और a माइनस बी को हमने यहाँ से प्रिंट किया। तो जब हम इसमें पास करेंगे 200, 100, तो ये 200 में से 100 घटाएगा। अगर मैं 100 को आगे रख दूं और 200 को पीछे कर दूं तो ये 100 में से 200 को घटाएगा, यानी 200 हमेशा
यानी इधर वाली जो वैल्यू है, इस पोजीशन वाली वैल्यू हमेशा इसकी पहली पोजीशन पे जाएगा, दूसरी पोजीशन वाली वैल्यू हमेशा इसकी दूसरी पोजीशन पे जाएगा। तो ये कहलाते हैं हमारे पोजीशनल आर्ग्यूमेंट। अगर हम इनके पोजीशन को बदल देते हैं तो हमारा आंसर भी बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आंसर आपको बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसको मैं रन करा के नहीं दिखाने वाला, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द स्क्रीन, देन यू कैन राइट दिस प्रोग्राम इनटू योर कंप्यूटर और आप इसको रन करके देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपका ये है कि हम अगर कोई पैरामीटर देना भूल जाएं तो वो डिफॉल्ट में कुछ ना कुछ ले ले वैल्यू। यहां पर देखिए इस तरीके से डिफॉल्ट आर्गुमेंट देते हैं। एक डेफ विश नाम से फंक्शन बनाया है, नेम इक्वल टू संजीव लिखा हुआ है, प्रिंट हेलो और नेम। तो हेलो के बाद हमारा नेम प्रिंट होगा, ये फंक्शन काम करेगा। तो जब मैं विश के साथ पवन को कॉल करूंगा तो फिर ये संजीव काम नहीं करेगा, फिर ये पवन पास होगा इस नेम में। अब अगर मान लो मैं विश को बिना किसी पैरामीटर के पास कर देता हूं तो वो पैरामीटर हमारा मिसिंग माना जाता है और उस मिसिंग की जगह फिर हमने जो डिफॉल्ट में वैल्यू दे रखी है संजीव, तो वो संजीव को प्रिंट करेगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हम कोई वैल्यू भूल जाते हैं देना तो उसकी जगह डिफॉल्ट पैरामीटर हमारा जुड़ जाएगा। तो डिफॉल्ट पैरामीटर देने का तरीका ये है और उसको यूज करने का तरीका ये है कि अगर आप कोई पैरामीटर देते हैं तब तो वो पैरामीटर वाला काम करेगा, आर्गुमेंट वाला काम करेगा। अगर आप कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं उस केस में वो जो आपने डिफॉल्ट में सेट कर रखा है पैरामीटर में वो वाला आपका प्रिंट होगा। तो इसको भी मैं रन नहीं करने वाला, इसको आप आराम से देखिए और इसको आप अपने प्रोग्राम में बनाइए तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी। बस मैंने आपको जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। जो हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट है, कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर गौर कीजिए नेम और मैसेज लिखा हुआ है, फिर आपने प्रिंट दिया हुआ है हेलो नेम कॉमा मैसेज। तो नेम के साथ जो भी मैसेज आप देना चाहेंगे वो यहाँ पर जुड़कर आएगा। अब देखिए यहां कॉल करते समय विश में नेम इक्वल टू राम दिया, मैसेज इक्वल टू ये दिया। तो इस तरीके से जब हम आर्गुमेंट देते हैं, मतलब कॉल करते समय जब हम इस तरीके से आर्गुमेंट देते हैं तो इस तरीके से आर्गुमेंट देने को कहा जाता है कीवर्ड आर्गुमेंट या कह दो विद नेम आर्गुमेंट। अब इसमें क्या होगा कि हम इनका अगर पोजीशन भी बदल दें तो मैसेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए यहां पर नेम इक्वल टू राम और मैसेज इक्वल टू गुड इवनिंग दिया हुआ है, तो राम गुड इवनिंग प्रिंट हो रहा है। अगले वाले में देखिए विश मैसेज इक्वल टू गुड इवनिंग और नेम इक्वल टू राम दिया हुआ है, यानी हमने राम को जो पहले देना चाहिए वो बाद में दिया लेकिन विद नेम दिया हुआ है। तो ये जो हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट है इसमें भी देखो मैसेज नहीं चेंज हुआ, राम गुड इवनिंग ही प्रिंट हुआ हमारा, यानी नेम की जगह राम गया और मैसेज की जगह गुड इवनिंग गया। तो इसमें अगर हम पोजीशन बदल भी देते हैं, अगर हम कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो पोजीशन बदलने पर भी हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो चेंज नहीं होता। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको अगर कीवर्ड आर्गुमेंट दे रहे हैं तो दोनों ही आर्गुमेंट, जितने भी आपके आर्गुमेंट्स हैं वो सारे के सारे कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू देना पड़ेगा, वरना इस तरीके की आपको मैसेज एरर मैसेज शो करेगा। ये एक ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कीवर्ड आर्गुमेंट दें और एक पोजीशनल आर्गुमेंट दें, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर देना है तो सारे के सारे फिर कीवर्ड आर्गुमेंट आप दीजिए, तब ये आपका काम करेगा। तो ये था हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट। अब हम देखेंगे हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। मतलब वेरिएबल आर्गुमेंट्स, हम आर्गुमेंट की मतलब कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इसमें क्या होगा कि आपको इस तरीके से प्रिंट करना है, जैसे डेफ सम इक्वल टू स्टार एन दे दिया। स्टार एन क्या करता है कि यहां पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप जितने भी पास करेंगे उसकी एक लिस्ट बना देगा, उसकी क्या करेगा, एक लिस्ट बना देगा। ये स्टार से ये फायदा होता है। एस्टिक को यूज करने से हमारे जो वेरिएबल की लेंथ है वो कितनी भी हो सकती है। मतलब हम इसमें एक वेरिएबल दें तब भी, एक वैल्यू दें पास करें कॉल करते समय तब भी चलेगा, दो वेरिएबल दें तब भी चलेगा, तीन दें तब भी चलेगा, एन नंबर्स दें तब भी चलेगा। तो अब आप देखिए जैसे ये सम फंक्शन बना रहे हैं, ये इन्होंने स्टार एन लिया यहाँ पर और सम इक्वल टू 0 कर लिया। जोड़ने का ये चूंकि लॉजिक हम लोग अभी 11th में समझ चुके हैं। फॉर लूप आई इन एन, एन क्या है यहाँ पर, अभी ये लिस्ट बन गई। जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम लोग देंगे उसको मिलाकर एक लिस्ट बना देगा, फिर उसमें से एक वैल्यू उठाएगा, आई को देगा, आई को एस में जोड़ेगा, फिर अगली वैल्यू उठाएगा, आई को देगा, आई उसमें एस में जोड़ेगा। ऐसे करके सारे, अगर आपने चार वेरिएबल 4 आर्गुमेंट्स दिए हैं तो चारों आर्गुमेंट्स को जोड़ेगा और यहां से प्रिंट कर लेगा। अब देखिए सम में अगर हमने कुछ भी नहीं दिया है तो ये एन में एक भी वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, द सम इज 0। अगर आपने एक वैल्यू दी है तो द सम इज, जो भी वैल्यू दी है उसके बराबर आ जाएगा। अगर आपने 2 वैल्यूज दी हैं तो देखो इन दोनों को जोड़ के 30 दिया। अगर आप 3 वैल्यूज देंगे तो उनको जोड़ के और कुछ भी आंसर देगा। तो चलिए इसको एक बार बना के देखते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग बनाकर देखते हैं, है ना। यहां पर हम लोग लिखेंगे डेफ
वही फंक्शन था हमारा सम, ब्रैकेट के अंदर एस्ट्रिक एन कोलन, फिर यहाँ पर हमने लिया एक s इक्वल टू 0 और फिर फॉर i इन n लिखा, और उसके बाद s इक्वल टू s प्लस i लिखा, और यहाँ से रिटर्न ऑफ, हाँ इस लूप से बाहर, क्योंकि वरना फिर वो रिटर्न वाला लूप में आ जाएगा, तो इस लूप से बाहर हमने लिखा रिटर्न s, और यहाँ पर हमने सम फंक्शन को कॉल किया विद नो आर्गुमेंट, तो इसके लिए आंसर कुछ और होगा, है ना। आप यहाँ रिटर्न ना करके यहाँ पर प्रिंट कर लो, ऐसे कॉमा, क्योंकि फिर हमको प्रिंटिंग देना पड़ेगा ना उसका, ये ऐसे दे दिया। पहले हमने सम को कॉल किया, फिर हमने सम के साथ 10 कॉल किया या कुछ भी, फिर हमने सम के साथ 10, 20 कॉल किया, फिर हमने सम के साथ 10, 20, 30 कॉल किया, फिर हमने सम के साथ 10, 20, 30, 40 यूज़ किया। मतलब आप कितने नंबर भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। नाउ आई सेव्ड इट एंड जस्ट रन। इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ पर दे रहा है ये, अरे डेफ सम के बीच में मैंने गैप नहीं दिया, ये डेफ सम के बीच में गैप देना है, सॉरी शुरू में ध्यान नहीं दे पाया इसमें। अभी मैं रन करता हूँ इसको, तो देखिए 0 इसके लिए क्या दे रहा है आपको 0, फिर इसके लिए 10, इसके लिए 30, इसके लिए 60 और इसके लिए 100। इस तरीके से इसने अलग अलग नंबर ऑफ हमारे वेरिएबल बढ़ते चले आ रहे हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपके बढ़ते चले आ रहे हैं, तो उसको वो अपने आप कैलकुलेट करता हुआ जा रहा है। क्या हो रहा है, जैसे सबसे लास्ट वाले के लिए देखें तो उसने 10, 20, 30, 40 के लिए n की एक लिस्ट बना दी, उसमें से एक वैल्यू पहले 10 उठेगी जुड़ेगी, फिर 20 उठेगी जुड़ेगी, फिर 30 उठेगी जुड़ेगी, फिर 40 उठेगी जुड़ेगी, और इस तरीके से आपको आंसर दे दिया। तो ये था हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है। स्कोप ऑफ वेरिएबल आपका ये है कि हमारा जो कोई भी वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल का जो काम करने का दायरा है, काम करने का जो क्षेत्र है, वो कहाँ तक सीमित है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। इसको समझने के लिए हम बहुत अच्छे से एक अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसी को ही देख लेते हैं हम लोग। अभी जो जस्ट एग्जाम्पल लिया था, जैसे इसमें हम बात करें, इस एस का जो स्कोप है, इस एस का स्कोप सिर्फ इस सम नाम के फंक्शन के अंदर है। इसके बाहर अगर मैं एस यूज करना चाहूं तो नहीं कर सकता। देखिए यहां तो एस यूज हो ही रहा है, इस जगह पर, इस जगह तो एस यूज हो ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पर कहीं प्रिंट एस करने की कोशिश करूं, प्रिंट एस, तो यहां पर ये एरर देगा बाकायदा। ये देखिए एरर आ गया, द नेम एस इज नॉट डिफाइंड। ये एस आपका डिफाइंड नहीं है, आपको क्यों नहीं डिफाइंड है, यहां तो दिया हुआ है। इट मीन्स दिस एस विल नॉट वर्क आउटसाइड दिस स्कोप, आउटसाइड दिस बॉडी, आउटसाइड दिस मीन्स ब्लॉक। तो कहा जाएगा कि ये एस का जो मीन्स स्कोप है वो लोकल है, इस ब्लॉक के लिए लोकल है। ठीक है, अगर मैं इस ब्लॉक के बाहर, इस ब्लॉक के बाहर कोई एक वेरिएबल रख दूं, कुछ भी के इक्वल टू 2000 कुछ भी रख देता हूं ऐसे, और इस के को मैं चाहे जहां यूज कर लूं, ये यहां पर मैं के को यूज कर लूं, चाहे इस फंक्शन के अंदर के को यूज कर लूं, इस फंक्शन के अंदर हमारा उस के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा के बाकायदा प्रिंट 2000 देगा। तो चलिए हम यहां पर भी एक प्रिंट कर लेते हैं, डेफ वेट, यहां पर भी एक प्रिंट के कर लेते हैं। तो आप जितने बार फंक्शन कॉल होगा उतने बार के की वैल्यू 2000 प्रिंट होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस के को यूज ना करके इसको मैं बना देता हूं एक कमेंट, ये वाला पी हमने कमेंट बना दिया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहले हम देखें कि ये वाला के प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए ये वाला के हमारा 2000 देख के यहां पर प्रिंट कर रहा है। अब अगर मैं इस के को यहां पर यूज करूं, इस के को मैं यहां पर यूज करूं, और ये वाला मैं अब कमेंट बना देता हूं, तो देखिए आपको बाकायदा हर
वैल्यू के बाद, चूंकि यहाँ एस की वैल्यू प्रिंट करने के बाद के की वैल्यू, फिर एस की वैल्यू प्रिंट करने के बाद के की वैल्यू, तो इस तरीके से 0 के बाद 2000, फिर 10 के बाद 2000, फिर 30 के बाद 2000, इस तरीके से आपको दिखाई दिया। इट मींस दिस के विल वर्क इन होल ऑफ द प्रोग्राम, दैट मींस द स्कोप ऑफ के इज ग्लोबल। ये के का जो स्कोप है वो ग्लोबल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप हम लोग किसे कहते हैं। तो ये स्कोप की डेफिनेशन होगी, दो तरीके का स्कोप होता है हमारा, एक ग्लोबल और एक लोकल। तो अब आप क्लियर होगा कि लोकल हम कहाँ यूज करेंगे और ग्लोबल हम लोग कहाँ यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन के जो एग्जीक्यूट होने का तरीका है वो किस तरीके का है। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता हुआ चला आ रहा है। जब हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल चलता है तो ऐसे चलता है। अभी लेकिन यहाँ से के की वैल्यू शुरू हुई, डेफ में घुसे, लेकिन डेफ को इसने एग्जीक्यूट करने के बजाय सबसे पहले सम को लिया, फिर सम चूंकि फंक्शन है तो इसके बाद ये यहाँ गया, फिर अंदर घुसा, इसकी वैल्यू की, इसने सम में 0 दिया, के की वैल्यू प्रिंट की, फिर इसके बाहर आए, तब ये अगले 10 वाले पे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, फिर अंदर जाएगा, फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ आएगा वैल्यू प्रिंट करके, फिर ये 10 और 20 के लिए फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से हमारा जो स्कोप है वो चलता रहता है। तो अगर हम स्कोप की बात करें फ्लो ऑफ कंट्रोल की, तो ये कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, उनको आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन एंड दिस एग्जीक्यूशन गोज लाइन बाई लाइन। वन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, एक टाइम में आपका एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा और फंक्शन कभी भी प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेंज नहीं करता है। आप इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन है कभी भी किसी भी प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेंज नहीं करता है। स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन डजंट स्टार्ट एग्जीक्यूट अंटिल इट इज कॉल्ड। फंक्शन के जो स्टेटमेंट्स हैं वो तब तक एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं होंगे जब तक कि इनको कॉल ना किया जाए। उसके बाद व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड देन द कंट्रोल जंप टू द फंक्शन नेम, फंक्शन के हेडर के पास जाता है, और उसके बाद ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ द फंक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम वन बाय वन। और जैसे ही आप रिटर्न के पास आते हैं और फंक्शन की बॉडी खत्म होती है, फिर से वो कॉलिंग वाली जगह पे आपका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो आ जाता है और इस तरीके से फिर आगे बढ़ता है। तो ये हमारा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल है, ये इस तरीके से हमारा परफॉर्म होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फंक्शंस इन पाइथन, जो कि हमारा 12th के 2020-21 वाले सिलेबस में है। आप लोग इससे बेनिफिटेड होइए और इसको अच्छे से समझिए। जो मैंने आज आपको प्रोग्राम्स करके दिखाए उनको आप लोग रन करके देखिए। जब तक रन करके नहीं देखेंगे आपको पाइथन समझ में नहीं आने वाली। लेक्चर सुनने के बाद आप कहें कि हमको पाइथन का फंक्शन आ गया, पॉसिबल नहीं है, आपको ये रन करके देखना पड़ेगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू एग्जीक्यूट ऑल द प्रोग्राम्स व्हिच आई हैव मेड इन दिस वीडियो। जस्ट कैप्चर द स्क्रीन एंड मेक योर प्रोग्राम, और आप अपने प्रोग्राम भी बनाते रहिए। फंक्शन के ऊपर मैं आपको कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे आप एक फैक्टोरियल बनाने के लिए फैक्टोरियल ऑफ एन एक फंक्शन ये आप बनाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप पावर फंक्शन बना सकते हैं, पावर ऑफ एक्स की पावर एन, आप ये फंक्शन बना सकते हैं। ये आप बनाकर देख लीजिए अपने प्रोग्राम में। और भी ढेर सारे फंक्शन हैं, जैसे आपके जो फंक्शंस हैं फिजिक्स से में जितने भी फंक्शंस हैं, आपके मोशन के जो इक्वेशंस हैं उनके फंक्शंस आप बना लीजिए, है ना। लॉग निकालने का, स्क्यूआरटी निकालने का, स्क्वायर निकालने का, ये सारे फंक्शन आप जब बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और एक इसके साथ मैं आपको टास्क अब दे रहा हूँ, फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन को कॉल करने का सीरीज। जैसे आपसे कोई कहा जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन अप टू एन। तो आप इसको सोल्व करने के लिए एक प्रोग्राम लिखिए, ठीक है। मैं अगले किसी एक वीडियो में इन सीरीज को कैसे रन करते हो वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल इसका प्रोग्राम लिखिए। क्या करना है, आपको दो चीजें इनपुट लेनी है। यहाँ पर x, एन लिख लो, ये दो चीजें आपको इनपुट देनी है, x और n। तो सीरीज में आपको बस फंक्शन कॉल करना है। कैसे करना है ये देखिए, लूप के अंदर फंक्शन कॉल होगा। एक फंक्शन आपका स्क्वायर का बनेगा, एक फंक्शन आपका फैक्टोरियल का बनेगा, एक पावर का फंक्शन बनेगा और एक आपका फैक्टोरियल का फंक्शन बनेगा। तो पावर के फंक्शन में x और ये पास करना है, फैक्टोरियल के फंक्शन में ये पास करना है। अब कैसे ये सीरीज बनेगी ये आप लोग देखिए, ये आपके हिंट के लिए मैं छोड़ रहा हूं। तो अगले वीडियो तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो कंप्यूटर साइंस और आईपी की फ्री में एजुकेशन यहाँ से प्राप्त कर सकें। और
आप लोग मेरा चैनल जरूर देखिए, जो ब्लॉग है ब्लॉग भी देखिए। ब्लॉग पर मैं सारे वीडियोस और सारे आपको प्रेजेंटेशंस ये आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। मेरे ब्लॉग का नाम है www.pythontrains.wordpress.com। इस ब्लॉग पर जाइए और आपको सारे के सारे प्रेजेंटेशंस हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, सारे पुराने जो मैंने वीडियोस बनाए थे कक्षा 11 और 12 के लिए, कंप्यूटर साइंस और आईपी के लिए, और जो नए वीडियोस इस टेक्नोलॉजी के साथ बना रहा हूँ वो भी उस पर लिंक अवेलेबल है न्यू सिलेबस के साथ। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव।